गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग कुछ एडिशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैग्रेंज थ्योरम स्टडी करते हैं। हम लोग ने लैग्रेंज थ्योरम के बेस पर एक नई चीज़ अब आगे सीख रहे हैं कि क्या दो सब ग्रुप हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप हो सकता है या नहीं हो सकता है, या हो सकता है तो कब हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि सब ग्रुप के प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, देखिए, सपोज H is a subgroup of G, K is a subgroup of G, then their product is defined as this। एक एलिमेंट H का लीजिए, एक K का एलिमेंट लीजिए और इस तरह से ऑपरेट कर दीजिए। कौन सा ऑपरेशन? जो G में है। तो जो फाइनल सेट बनेगा वो HK है और इन जनरल HK सब ग्रुप नहीं है। मतलब यहां लिखा जा सकता है इन जनरल HK is not a subgroup of G। ये नहीं होता। तो इसका मतलब कभी कभी हो भी सकता है। हम ये भी नहीं लिख रहे हैं कि कभी नहीं होता भी नहीं लिखा हमने। तो आखिर वो कौन सी कंडीशन है जिसको फॉलो किया जाए तो HK G का सब ग्रुप होगा। और इस आधार पर आज हम कुछ ग्रुप्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि भाई इतने ऑर्डर का अगर ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस करिए। तो देखिए ये स्टेटमेंट है, H और K G के सब ग्रुप हैं तो HK भी सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ HK इक्वल टू KH हो। जितनी वैल्यू HK की है उतनी KH की, ये दोनों सेट के तौर पर बराबर हों। प्लीज ध्यान दीजिए, इसका मतलब एलिमेंट वाइज कम्यूटेटिविटी नहीं है। ये बात हमने पहले भी एक लेक्चर में पढ़ी है, मैं आज फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात। आपके पास HK का मतलब समझ रहे हैं आप, मैंने डिफाइन किया है। एक एलिमेंट H का लीजिए और वो K के सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दीजिए लेफ्ट से। फिर H का दूसरा एलिमेंट लीजिए एंड सो ऑन, आपके पास HK सेट बनेगा। ऐसे दूसरा सेट क्या बना? KH बना। ठीक, लेकिन ये पॉसिबल है कि इस सेट का कोई एलिमेंट हो H1 K1, वो इस सेट के K2 H2 के बराबर हो। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? आप सोचिए, दो सेट बराबर हैं, यहां पर बराबरी है, जाहिर सी बात है जो एलिमेंट इसमें है वो यहां भी है और जो यहां है वो यहां भी है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि एलिमेंट अगर यहाँ कोई H1 K1 लेंगे तो वो ठीक K1 H1 के बराबर होगा। हो सकता है वो किसी K2 H2 के बराबर हो, तब आ रहा हो। तो सेट बराबरी हो रही है, ध्यान दीजिएगा। आप इसको कम्यूटेटिविटी नहीं कह सकते। एबिलियन या कम्यूटेटिव होने का मतलब होता है कि एलिमेंट वाइज कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उनको ऑपरेट करेंगे किसी भी ऑर्डर में, आउटपुट सेम आता है। तो ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि ये दोनों HK और KH बराबर है, बस कम्यूटेटिविटी नहीं है, हम ये मान के चलेंगे। तो आप इसे लेके चलिए, HK जो है G का सब ग्रुप है और ये प्रूफ कर दे कि HK और KH बराबर है। लेट H इज सब ग्रुप ऑफ G, K इज सब ग्रुप ऑफ G, ये तो है ही। और अब यहां पर हम मानते हैं HK इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G, ये तीनों मान लिए हमने। करना क्या है, क्लेम क्या है हमारा, कि हम क्या प्रूफ करेंगे? HK इक्वल टू KH। HK और KH दो सेट हैं, दो सेट कैसे बराबर प्रूफ किए जाते हैं? दोनों एक दूसरे के सबसेट लेके। ठीक, लेट कोई एलिमेंट लीजिए H बिलोंग्स टू HK, ऐसा कोई ले लिया हमने। तो फिर H से इनवर्स भी किसमें होगा? HK में होगा। क्यों? क्योंकि HK क्या है? सब ग्रुप है। एज HK इज ए सब ग्रुप ऑफ
जी, तो इनवर्स भी होगा या नहीं होगा? नाउ एच से इनवर्स किस तरह का होगा? एक एलिमेंट एच था, एक एलिमेंट के था। सपोज वो स्मॉल एच थे, वेयर स्मॉल एच तो एच में है और स्मॉल के में है। तो फिर एच कैसा आ जाएगा? एच टे का इनवर्स। इनवर्स हमने पहले भी डिस्कस किया है, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। क्या आ जाएगा? के इनवर्स एच इनवर्स। तो पहले के का एलिमेंट फिर एच का एलिमेंट, ये किस में होगा? कैपिटल के एच में होगा। तो इसका मतलब जो एच है वो किस में ले लिया आपने? के एच में। आप ध्यान दीजिए एच कहाँ लिया था आपने? एच टे में। और क्या प्रूफ कर दिया? एच के एच में। तो इसका मतलब एच टे का कोई भी एलिमेंट लेते तो वो कहाँ आ जाता? के एच में आ जाता। सो एच टे इज अ सबसेट ऑफ के एच। पहली इक्वेशन हो गई। अब कन्वर्स करते हैं, ऐसे ही प्रूफ कन्वर्स में भी हो जाएगा। लेट y बिलोंग्स टू के एच। आप ले लीजिए इसमें। तो y कैसा होगा? कुछ k1 h1 वेयर k1 k में होगा और h1 h में होगा। तो फिर आप y को कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ वहाँ तो एच टे तो सब ग्रुप लिया था ना, लेकिन के एच तो सब ग्रुप नहीं है अभी, तो वहाँ सब ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो लेकिन ऐसा तो लिख ही सकते हैं K1 को K1 इनवर्स का इनवर्स और H1 को H1 इनवर्स का इनवर्स, ऐसा लिखते हैं। K1 इनवर्स का इनवर्स K1 ही हुआ, H1 इनवर्स का इनवर्स H1 ही हुआ, और कंबाइंड वे में दोनों को H1 इनवर्स K1 इनवर्स का इनवर्स लिख दें, ये हो सकता है। तो अब आप ये देखिए ये किस में बिलोंग करेगा? एच टे में, क्योंकि पहला एलिमेंट किसका है? एच का, दूसरा के का, उनका ऑपरेट करके इनवर्स ले रहे हैं। तो फिर ये एलिमेंट किस में आ गया? एच टे में आया या नहीं? दिस एम्प्लाइज y बिलोंग्स टू एच टे। तो आपने के एच में लिया था, सो के एच इज अ सबसेट ऑफ एच टे, और दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या प्रूफ हो जाएगा? और ये तब हुआ जब आपने यहाँ सब ग्रुप की कंडीशन ले रखी थी, क्योंकि एच से इनवर्स तब आया था। यहाँ सब ग्रुप का नहीं ले सकते थे, तो हमने ये इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एच टे इक्वल टू के एच। तो आपने देखिए एच टे सब ग्रुप लेके चले आप, अगर एच टे सब ग्रुप है तो फिर एच टे और के एच बराबर है। हमने ये प्रूफ किया है। ये इफ पार्ट है। अब दूसरा ओनली इफ पार्ट, या कन्वर्सली भी लिख सकते हैं, ओनली इफ पार्ट। हम मान के चलेंगे कि H जो है जीटा सब ग्रुप है, ट्रेस जीटा सब ग्रुप है, एंड एच टे इक्वल टू के एच है। और हमारा क्लेम क्या रहेगा? हम क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पर? एच टे इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्या प्रूफ करेंगे हम? एच टे इक्वल टू सब ग्रुप के लिए हम दो कंडीशन लेंगे कि एच टे में कोई दो एलिमेंट लीजिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, और एच टे में कोई एलिमेंट लीजिए उसका इनवर्स भी एच टे में है। दो स्टेप में हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम ले लेते हैं लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एच टे।
तो अब क्या प्रूफ करना हुआ, तो सच दैट H ऐसा ले लें H1K1 और Y ऐसा ले लें H2K2 वेयर H1 H2 किसमें है, कैपिटल H में, एंड K1 K2 किसमें है, कैपिटल K में। ठीक है, अब हम प्रूफ कर देंगे कि इनका क्लोजर लेंगे तो वो भी HK में ही है, तो क्लोज्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब हम लोग नाउ X ऑपरेशन Y मतलब XY कर लेते हैं। X हमने माना था H1K1 और Y H2K2, तो XY कितना हो जाएगा, H1 एसोसिएटिविटी से K1H2 और K2। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये कैपिटल HK में है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो ये K1H2 है, अभी तक के हिसाब से तो ये KH में होगा, कैपिटल KH में, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि KH किसके बराबर है, HK के बराबर है। तो K1 स्मॉल K1H2 बिलोंग्स टू HK भी होगा, और अगर HK में है ये एलिमेंट K1H2 तो ये समथिंग H3K3 टाइप का होगा, मतलब एक H का एलिमेंट एक K का एलिमेंट। हम इसकी जो ये लिख सकते हैं, सो फ्रॉम 3 वी गेट XY इक्वल टू H1 K1H2 ही जो क्या लिख सकते हैं, H3K3 K2। एसोसिएटिविटी से H1 H3 एक साथ और K3 K2 एक साथ। ये H के दोनों एलिमेंट हैं, H तो सब ग्रुप था क्लोजर, और ये K के दोनों एलिमेंट है, दिस बिलोंग्स टू HK। तो आपने प्रूफ कर दिया XY बिलोंग्स टू HK फॉर एवरी X बिलोंग्स टू H, Y बिलोंग्स टू K। सॉरी, फॉर एवरी X बिलोंग्स टू HK, Y बिलोंग्स टू HK। X हमारे HK में कोई एलिमेंट था, Y भी X है, तो उनका जो क्लोजर जो आएगा ऑपरेट करके वो भी। सो HK इज क्लोज्ड। अब इनवर्स प्रूफ करना है, फिर एज एक ही एलिमेंट लीजिए, अब X ले लिए HK में है आपके पास, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स जो होगा वो भी कहाँ होगा, इसी में होगा। तो आप X को हमने क्या लिया है, H1K1, तो X इनवर्स क्या होगा, H1K1 इनवर्स, मतलब K1 इनवर्स H1 इनवर्स ऐसा होगा। तो ये किस में बिलोंग करेगा, KH में, तो लेकिन KH ही तो HK के बराबर है, तो ये HK में भी हो गया, तो H इनवर्स बिलोंग्स टू HK फॉर एवरी X बिलोंग्स टू HK। दोनों प्रॉपर्टी हो गई, ये भी ये भी। ये दोनों प्रॉपर्टी हमने सब ग्रुप की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ की थी। हेंस if H is subgroup of G, K is subgroup of G, and HK equal to KH, then HK is a subgroup of G। ये प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दो सब ग्रुप ले लिए H और K, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो वो सब ग्रुप होगा। इन जनरल HK आप सब ग्रुप नहीं ले सकते जी का। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यहां पर अगर एक नोट करने वाली बात है कि अगर G एबिलियन हो, इफ G इज एबिलियन ग्रुप, देन
एच टे इक्वल टू टी एच होगा या नहीं? फिर कम्यूटेटिविटी, अब तो एलिमेंट वाइज भी कम्यूटेटिविटी हो जाएगी। तो वहाँ पर हम फॉर एबिलियन ग्रुप जी वी कंक्लूड, क्या कंक्लूजन है? H is a subgroup of G, K is a subgroup of G, implies HT is a subgroup of G. ऐसे ही KH भी सबग्रुप ऑफ G। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कंडीशन ऑब्वियस है। तो अगर ग्रुप एबिलियन है तब तो आप हमेशा ले लीजिए HT को सब ग्रुप, लेकिन अगर G एबिलियन नहीं है तो फिर आप जो अभी हमने थ्योरम की कंडीशन थी, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती आप HT इज अ सब ग्रुप ऑफ G नहीं लिख सकते। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस आधार पर है, क्या अगर H और K के ऑर्डर हमको पता है, H का ऑर्डर क्या है, K का ऑर्डर क्या है, तो हम HK का ऑर्डर निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन जनरल HK सब ग्रुप नहीं है लेकिन ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं नेक्स्ट उसमें। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए, इफ H and K are finite subgroups of a group G, then order of HT will be this। आप इस स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए, H और K फाइनाइट है, G फाइनाइट होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आप ये लिख सकते हैं, हियर G may not be finite, और G के ऑर्डर का कुछ करना भी नहीं है आपने। ग्रुप अपने आप में इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन उसका जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है। तो H और K फाइनाइट है, आप समझ रहे हैं? तो ये आप इसे ब्रैकेट में अपने लिए समझने ही ले लीजिए। G फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, H और K फाइनाइट है, तो फिर HK का ऑर्डर ऐसा होगा। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। फिर आपके पास ये H है और ये K। H और K में कॉमन आइडेंटिटी तो है ही, कुछ और कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये जो है पोर्शन, ये वाला, इसे हम H इंटरसेक्शन K कहेंगे। ठीक है, इसे कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये T है, क्या है? T है, A B कुछ भी दे दीजिए। तो ये भी अपने आप में ग्रुप है, उसी बाइनरी ऑपरेशन में ये भी है। तो दो का इंटरसेक्शन, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? सब ग्रुप होता है। तो T अपने आप में क्या होगा? सब ग्रुप होगा। अच्छा, T के साथ खासियत ये है कि T H और K का सब ग्रुप भी है, G का भी है। T किसका है? H और K का भी है, और जो T है वो G का भी है। तो अभी G के ऑर्डर से तो कुछ करना है नहीं, तो सारा फोकस T H का सब ग्रुप है, T K का सब ग्रुप है, इस बात पे ध्यान देते हैं। हियर H is a subgroup of G, K is a subgroup of G. This implies H intersection K is a subgroup of G. इतना हम जानते हैं। हम मान लेते हैं कि H intersection K equal to T. Then T is a subgroup of H and T is a subgroup of K. G पे फोकस मत रखिएगा अभी, क्योंकि G के ऑर्डर के बारे में आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अगर T H और K दोनों का सब ग्रुप है तो इंडेक्स ऑफ T इन K, आप उसको ऐसे लिखते हैं, इंडेक्स ऑफ T इन K। तो हम इसे ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ T मानते हैं। इसको कुछ मान लेते हैं, M मान लेते हैं। M ये इक्वेशन 1 है, हमने मान लिया। इसका क्या मतलब हुआ? K आपके पास कोई ग्रुप है
और उसका सब ग्रुप क्या है टी, और उसका इंडेक्स जितना आ रहा है कुछ, ये नंबर नेचुरल नंबर होगा m मान लिया। तो इसका मतलब इसके जो कोसेट्स की संख्या है k में, वो राइट या लेफ्ट जो भी लें उनकी संख्या कितनी है m है। चलिए हम उन कोसेट्स को डेवलप करते हैं। तो हम ये लिख रहे हैं, सो देयर एग्जिस्ट m distinct right cosets of t in k से हम क्या मान लें उनको, t k1 से लेके t km तक, where k1 से लेकर km तक सब किसमें बिलोंग करेंगे, k में, और उसके डिस्टेंट एलिमेंट। आप ही जानते हैं राइट वो कोसेट डिकम्पोजिशन से कि इन सारे राइट कोसेट्स का यूनियन क्या हो जाना चाहिए, k। हम इस बात को पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वी नो दैट k इक्वल टू t k1 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन t km, ऐसा कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके साथ नाउ h टेल करूं, तो मतलब h और k की जो पर t k1 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन t km, h इन सभी के साथ ऑपरेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा h t k1 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन h t km। आप ही जानते हैं कि जो t है वो h का भी सब ग्रुप है, तो फिर टी और एच का आपस में ऑपरेशन से एच ही आएगा, कोई बाहर का तो एलिमेंट आना नहीं है, एच टी ही एलिमेंट है एक्चुअली, टी के एलिमेंट सब एच टी ही तो हैं। तो ये एच टी जहां पर भी है वो एच ही हुआ, तो ये एच टी वन, तो एच टी इक्वल टू एच टी वन यूनियन एच के एम। इक्वेशन नंबर कोई है हमारे पास नहीं है, तो पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एच टी है वो एच ही होगा, ये बात समझ पा रहे होंगे आप सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से। तो एच टे का भी, जबकि एच टे कोई ग्रुप या सब ग्रुप कुछ नहीं है, लेकिन एच टे को भी हमने कोसेट डिकम्पोजिशन से रिप्रेजेंट कर दिया है, वो तो ठीक है। क्या गारंटी है कि ये सब डिसजॉइंट ही है, मतलब एच टे वन एच टे टू ये सब डिसजॉइंट हैं आपस में, हो सकता है कुछ एलिमेंट यही कॉमन आ रहे हो, तो ये हम प्रूव करेंगे कि ये सब डिसजॉइंट हैं। नाउ वी शैल प्रूव दैट h k1 up to h km आर डिस्टिंक्ट। ये क्या है सब? ये सब डिस्टिंक्ट है, सेट है, ये सब सेट हैं अभी, क्योंकि h और इनको अब राइट को सेट मत समझिएगा इस समय, क्योंकि h के लिए k अलग चीज है, उसमें आइडेंटिटी कॉमन है और बाकी कुछ है, वो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हम ये मानते हैं सेट के तौर पर ये डिस्टेंट हमें लेने हैं, तो मैंने यहाँ डिस्टेंट लिखा केवल। तो कभी भी अगर डिस्टेंट मानना हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप कोई दो को बराबर लेके देखिए और फिर देखिए कि क्या निष्कर्ष निकलता है। इफ पॉसिबल लेट, हम मान लेते हैं इसमें कि जो एच के आई है वो एच के जे, कोई दो हमने बराबर मान लिए। यहां पर जो आई और जे होंगे वो m से लेकर 1 तक के बीच के ही कुछ होंगे। अगर ऐसा है तो फिर हमने राइट कोसेट की प्रॉपर्टी से पढ़ा था के आई के जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा
एच ए आई, एच ए इक्वल टू एच बी आपको याद होगा, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अच्छा, ऑल्सो के और के आई और के जे इनवर्स जहाँ है, के आई के जे तो किसके एलिमेंट है, के एलिमेंट है। सो के आई के जे इनवर्स भी के में होगा। तो मतलब ये एलिमेंट एच में भी है, यही एलिमेंट के में भी है। अगर ये, तो फिर ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। दिस इंप्लाइज के आई के जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। एच इंटरसेक्शन क्या है, टी। तो अगर ये टी में है तो टी के आई के जे इनवर्स टी, क्योंकि ये टी का ही एलिमेंट है और टी सब ग्रुप है, तो कोसेट है ये एच का भी के का भी, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज राइट साइड से के जे से ऑपरेट कर दीजिए, तो टी के आई इक्वल टू टी के जे, और ये कंट्राडिक्शन है। ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। कैसे, क्योंकि आपने शुरू में, मैं आपको पिछले पेज में दिखाता हूँ, इधर ही इसी पेज में है। आपने क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे ऊपर, देयर एग्जिस्ट एम डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ टी इन के से, ये सब डिस्टिंक्ट है आपने कहा है। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, टी के आई इक्वल टू टी के जे है, तो ये सब डिस्टिंक्ट है। सो हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है, तो हमारा एज्यूमशन गलत होगा। हमारा एज्यूमशन क्या था, जरा देखिए, इफ पॉसिबल लिखा था। सो आवर एज्यूमशन वाज रॉन्ग। तो हमारा ये मानना है कि इनमें से कोई भी दो बराबर होंगे, ऐसे ये गलत है। तो ये सब क्या होंगे, डिस्टेंट होंगे। सो ऑल एच के वन से लेके एच के एम तक ये सब क्या है, आर डिस्टेंट। उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो पहली क्वेश्चन से अब आप ये देखिए, ये सब डिस्टिंक्ट आपके पास सेट हैं और इन सब का यूनियन एच के है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जो एच के का ऑर्डर होगा वो एच के वन का ऑर्डर प्लस एंड सो ऑन एच के एम का ऑर्डर के बराबर होगा। सो ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच के वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ एच के एम, ऐसा होगा। लेकिन एच के वन में तो उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने एच में होते हैं। आप एच है, अब के वन आप ऑपरेट कर लीजिए एच के हर एलिमेंट के साथ, तो आपने देखा राइट कोसेट में एलिमेंट तो बराबर होते हैं। तो एच से बनने वाले जितने भी सेट होंगे, जी के सेंस में सोचिए, पूरे जी के, तो ये जितने भी होंगे सब में एलिमेंट कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने एच में हैं। और ये जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने एच में हैं, संख्या ही तो देखनी है। एंड सो ऑन करते हुए जितने एलिमेंट इसमें हैं उतने ही एच में हैं। ये कितने थे, के वन से के एम तक एम, तो ये भी ऑर्डर ऑफ एच कितनी बार आ गया, एम टाइम्स। तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एच के कितना हो जाएगा, एम टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच। एम आपने क्वेश्चन वन में पीछे, तो ये क्वेश्चन टू होगी, फिर कोई बात नहीं। पिछले पेज में हमने एम क्या लिखा था, देखिएगा, एम ये था ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ टी, ये था एम, यही लिख देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा इससे, देखिए, ऑर्डर ऑफ एच ये है, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ टी। टी क्या है, एच इंटरसेक्शन के। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। आपको ये मिल गया।
तो ये हमारे पास काफ़ी फेमस रिजल्ट है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सब ग्रुप निकालने के लिए। तो एच का ऑर्डर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कुछ नोट करने लायक चीज़ें आएंगी अभी कि एच और के सब ग्रुप है, तो एच का सब ग्रुप तो होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जी का सबसेट तो रहेगा ही, तो उसका ऑर्डर कभी भी जी के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात मैं अभी लिखाऊंगा और इसी वजह से कई सवालों के प्रूफ बहुत आसान हो जाएंगे इस लॉजिक की वजह से। देखिए कैसे हम आगे देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, K इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K आर फाइनाइट आपके पास। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। एच के मे नॉट बी, मेरे ख्याल से अभी तो इनकी ज़रूरत नहीं है फाइनाइट बोलने की, अभी यूजलेस है, काउंटिंग तो हो नहीं रही है। एच के मे नॉट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इन जनरल, ये हम पढ़ चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं। बट एच के इज अ सबसेट ऑफ जी, ये तो हमेशा रहेगा, या तो ये एच के जी के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। एच और के एलिमेंट बेसिकली जी के ही एलिमेंट है, तो नया एलिमेंट नहीं आएगा जी में क्लोजर से, उन्हीं में रहेगा। इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच के हमेशा लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। एच के का ऑर्डर कभी भी जी के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब तो हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां हम ये दिखाएंगे कि कंट्राडिक्शन लाने के लिए कि एच के का ऑर्डर जी के ऑर्डर से बड़ा आ रहा है, हम ऐसा कुछ कंट्राडिक्शन पॉसिबल दिखाएंगे, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। दूसरी यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, कई बार ऐसा हो सकता है कि इफ एच का ऑर्डर रूट जी के ऑर्डर का स्क्वायर रूट से बड़ा हो और के का ऑर्डर भी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ जी, देन एच इंटरसेक्शन के जो कॉमन आ रहा है उनमें इज नॉट आइडेंटिटी ओनली, मतलब उसमें कुछ और भी कॉमन आएगा। अगर एच और के ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के स्क्वायर रूट से बड़े हैं तो एच और के सब ग्रुप है, आइडेंटिटी तो कॉमन आती ही आती है, लेकिन खाली आइडेंटिटी नहीं आएगी, कुछ और भी कॉमन आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब भी समझिएगा कि एच और के में 8 से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। अगर मैं इसे प्रूफ करना चाहूँ तो अभी जो हमने थ्योरम की है ये उसी की कॉरोलरी है। तो हम लोग ये देखिए, अभी हमने किया है कि एच के इज अ सबसेट ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ एच के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच के हमने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी नहीं के upon order of H intersection K, that is less than equal to order of G. इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए, गिवन ऑर्डर ऑफ G का स्क्वायर रूट लेस देन ऑर्डर ऑफ H, स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ G लेस देन ऑर्डर ऑफ K, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, या अंडर रूट हटेगा, ऑर्डर ऑफ G लेस देन ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K। तो ये है, और इससे बड़ा ये है फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 we have order of H, order of K, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। अब देखिए यहाँ इक्वलिटी थी लेकिन ये उससे बड़ा है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ
ट्री। क्योंकि अभी जो ऑर्डर है ये नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिला 1/ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ट्री लेस देन 1। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ट्री विल बी ग्रेटर देन 1। दैट इज द प्रूफ। कभी भी ग्रुप के ऑर्डर जो है उसका स्क्वायर रूट लीजिए, उससे बड़ा अगर सब ग्रुप है एच और के, तो फिर एच और के में केवल आइडेंटिटी कॉमन नहीं आएगी, कुछ और भी कॉमन आएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इन जो हमने आज के रिजल्ट्स पढ़े हैं, इस आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 35 है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट जी कांट हैव 2 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7। कि 7 ऑर्डर के 2 डिफरेंट सब ग्रुप नहीं हो सकते। 2 डिफरेंट नहीं हो सकते, मतलब अगर वो होंगे भी तो वो आइसोमॉर्फिक होंगे, मतलब वो सिमिलर स्ट्रक्चर, अलजेब्रा उनकी दोनों की सेम होगी, तो वो 2 क्या एक ही हो गया फिर। तो 2 डिफरेंट नहीं हो सकते कहा है प्रूफ, तो हम मान लेते हैं जी, मान लेते हैं 2 इसके डिफरेंट सब ग्रुप आ रहे हैं। लेट H and K be 2 different subgroups of G of order 7। मतलब जो H है और K है वो डिफरेंट सेट हैं, बट ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ K दोनों क्या है, 7 है। दिस इम्प्लाइज H इंटरसेक्शन K जो होगा, 2 सब ग्रुप हैं, तो 2 सब ग्रुप का ये H का भी सब ग्रुप होगा, K का भी और G का भी। इज अ सब ग्रुप ऑफ H ही ले लेता हूँ अभी, ये H का सब ग्रुप है। ठीक है, ये H है। तो फिर अगर सब ग्रुप का ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है बाय लैग्रेंजेस थ्योरम। ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ H। तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इक्वल टू या तो 7 हो जाएगा या 1। भाई H का ऑर्डर कितना है, 7 है, तो 7 को डिवाइड करने वाला नंबर नेचुरल नंबर या तो 1 या 7। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगर आप H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर 7 मानते हैं, मतलब उतना ही जितना ऑर्डर ऑफ H है, दोनों का बराबर है, और साथ में ये भी मान रहे हैं कि H इंटरसेक्शन K इज अ सबसेट ऑफ H, सब ग्रुप तो है ही, तो ये हो जाएगा कि H इंटरसेक्शन K जो होगा वो H के बराबर आ जाएगा। H इंटरसेक्शन K अगर H के बराबर है, दोनों में कॉमन जो है वो पूरा H आ गया है, तो यहां से आपको H और K बराबर मिलेंगे। क्यों, H वैसे तो K का सबसेट होना चाहिए, लेकिन दोनों बराबर हैं, ऑर्डर सेम है दोनों का, तो H और K बराबर आ जाएंगे। H और K बराबर हैं, अभी तो आप कह रहे थे H और K बराबर नहीं है, तो ये तो आपको कंट्राडिक्शन मिल गया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर कितना हो, 7 हो। तो फिर हेंस अगर ये नहीं है तो H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर 1। इक्वेशन 1 कर दें इसे, तो H और K में केवल आइडेंटिटी कॉमन है। क्लियर है। तो H K का अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। तो ये भी 7, ये भी 7, ये 1, कितना आ गया, 49। तो H K का जो ऑर्डर है वो G के ऑर्डर से बड़ा हो गया। G का ऑर्डर कितना था, 35, H K का ऑर्डर कितना हो गया, 49। क्या ये पॉसिबल है कि H K का ऑर्डर G के ऑर्डर से बड़ा हो जाए?
ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन है, तो हमारा इनिशियल एज्यूम्शन गलत है। हमारा इनिशियल एज्यूम्शन क्या था, देखिए, लेट एच एंड के बी टू डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो इसका मतलब जी के दो डिफरेंट सब ग्रुप 7 ऑर्डर के पॉसिबल ही नहीं है, यही तो क्वेश्चन था। तो मतलब एटमोस्ट 1 सब ग्रुप हो सकता है 7 ऑर्डर का, 2 नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको लास्ट लाइन जो मैंने बोली वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जी मे हैव एटमोस्ट 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। क्लियर है? अच्छा, अब ये बात ये उठती है कि क्वेश्चन तो हो गया 7 पे ही हम क्यों अटके हैं। एक्चुअल में जी के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 5 होगा ना, 7 और 5 दोनों प्राइम है, 7 इंटू 5। तो हमें इस आधार पर एक क्वेश्चन करेंगे हम अभी कि अच्छा 7 इंटू 5 में दोनों प्राइम हो और जो बड़ा प्राइम है 7 बड़ा प्राइम है, तो उस ऑर्डर के 2 सब ग्रुप नहीं हो सकते। तो हम इसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, इसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन कराया उसका इन जनरल जनरलाइजेशन है। मैंने एक ग्रुप के ऑर्डर को P इंटू क्यू फॉर्म में लिखा है जहाँ P बड़ा है और P और Q प्राइम है। तो अभी 35 भी तो 7 इंटू 5 समझिए, तो उसी का जनरलाइजेशन है। कभी भी आप किसी ग्रुप को इस तरह से 2 प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं P और Q में, जहाँ P बड़ा है। तो फिर G का P ऑर्डर के 2 सब ग्रुप नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P हो। तो क्वेश्चन जैसे हमने पिछला किया है वैसे ही इन जनरल भी करेंगे। हम मान लेते हैं कि इसके 2 सब ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो हम ये दिखा देंगे दोनों बराबर हैं, तो एक ही तो हो गया फिर लास्ट में। लेट H एंड K बी 2 सब ग्रुप्स ऑफ G सच दैट, दोनों का ऑर्डर हमने क्या मानना है, P मानना है यहाँ पर, ठीक है। ये आप लास्ट में देखेंगे इसको। ऑर्डर सेम है, हमें ये दिखाना है कि एक्चुअल में सेट भी सेम है दोनों, तो 2 कहाँ रहे फिर 1 ही हो जाएगा। अब हमें यहाँ से देखिए P किससे बड़ा है, Q से बड़ा है। तो दोनों साइड अगर मैं P से मल्टीप्लाई करूँ तो P स्क्वायर ग्रेटर देन PQ। PQ क्या है, ऑर्डर ऑफ G। दिस एम्प्लाइज P ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ G का स्क्वायर रूट। तो P किसका ऑर्डर था, H का भी है K का भी है। तो जो मैंने अभी पीछे नोट में कराया था, ऑर्डर ऑफ H ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ G के स्क्वायर रूट से, ऑर्डर ऑफ K ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ G। ये आपके पास आ रहा है। तो आप डायरेक्टली कहते हैं फिर पिछले नोट करके, दिस एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K विल बी ग्रेटर देन 1। इस आधार पर तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, अभी हमने नोट में किया है, नहीं तो एग्जाम में वो अच्छा लगेगा अगर आप पूरा प्रूफ करें। तो मैंने आपको बताया है इसलिए मैं समय बचाने के लिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कि H इंटरसेक्शन K जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। लैग्रेंज थ्योरम से, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K जो होगा H के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, या K का मान लो या H का मान लो, क्या फर्क पड़ता है, वो क्या है P। तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K आपके पास जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि H इंटरसेक्शन K का जो ऑर्डर है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कोई नंबर P को डिवाइड कर रहा है, तो फिर H इंटरसेक्शन K आपके पास कितना आएगा, P ही आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ H। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास H इक्वल टू K हो जाएगा, क्योंकि H और K में कॉमन क्या आ रहा है, H ही आ रहा है, तो K बड़ा होना चाहिए। या तो भाई आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ये K है और ये H है, तो H इंटरसेक्शन K
एच ही होना चाहिए, लेकिन आप पहले से जानते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, तो फिर आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की कि दोनों बराबर हों। दोनों बराबर होंगे तो एच इक्वल टू के। तो आपने दो सब ग्रुप लिए थे पी ऑर्डर के, और आप लास्ट में कह रहे हैं कि दोनों बराबर सेट हैं। सो जी हैज एट मोस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। तो अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, पी क्यू में, जहां दोनों प्राइम हो और एक पी बड़ा है मान लो क्यू से, तो फिर पी ऑर्डर के जो बड़ा है उस ऑर्डर के आपको दो सब ग्रुप नहीं मिल सकते, एटमोस्ट एक ही मिलेगा। क्या ये समझ में आया? तो फिर अब आप खुद समझिए। एग्जाम्पल, अगर मैं जी का ऑर्डर 91 ले लूँ तो आप इसे 13 × 7 करेंगे तो आपको 13 ऑर्डर के कितने मिलेंगे सब ग्रुप? एटमोस्ट 1 मिलेगा। ये समझ में आया? आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन 15 कर लीजिए 5 × 3, और क्या कर सकते हैं आप 7 × 11 77 आप कर लीजिए। आप खुद समझिएगा ऐसे। और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस ऑर्डर के सब ग्रुप आप कैसे निकालेंगे। आज मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल सब ग्रुप पे बात करें। अब हमारे पास जो ऑर्डिनरी सब ग्रुप था वो हो चुका है, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, ताकि हम कोसेंट ग्रुप पे जा सकें। यहाँ कोसेंट का जब यूज़ करेंगे तो कोसेंट या फैक्टर ग्रुप तक जाना एक बार में जस्टिफाइड है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब नया चैप्टर शुरू करेंगे तो आइसोमॉर्फिज्म पे जा सकें। तो थ्योरम्स जो हमारे फंडामेंटल थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म की, हम उन पे फोकस कर सकते हैं। आप इतना उम्मीद है आज आपने सीखा और समझा होगा। बाकी चीज़ें हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। थैंक यू।